हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग हेल्थ एजुकेशन के जो हमारे दो टॉपिक्स बचे हैं उनको इसी वीडियो में खत्म कर लेंगे। दो टॉपिक्स हमारे जो कि हैं न्यूट्रिएंट और पर्सनल हाइजीन। इसके पहले के जो टॉपिक्स थे हमने इनको दो वीडियोस में खत्म कर लिया था और आज एक वीडियो में हम इसको खत्म करेंगे और फिर कल से हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, एक नया यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि नेट का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जितनी मेहनत से हमने इसके नोट्स बनाए हैं, आप लोग के लिए तैयारी करवाई है, PYQs हमने जिस तरीके से मेंशन किए हैं सारे नोट्स के अंदर, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो भी इन क्लासेस को अटेंड करेगा और उन नोट्स को पढ़ेगा उनके मार्क्स इस बार बहुत अच्छे आने वाले हैं और आपके इससे अच्छे मार्क्स पहले कभी नहीं आए होंगे। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ क्योंकि जो रिसर्च हमने करी है उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से कितना अच्छा नोट्स हमारे बन के रेडी हुए। चलो अभी शुरू करते हैं न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं JRF वाला बैच, नेट का बैच, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। ऐप को डाउनलोड करो, साइन अप करो और वहां जाके डेमो लेक्चर्स देख के फिर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो न्यूट्रिशन की बात करते हैं और क्लास के दौरान ही मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको यहाँ पे नोट्स को डाउनलोड करना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, कुछ इश्यू हो रहा है इसमें। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करेंगे। क्या होता है न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। साइंस ऑफ फूड का क्या मतलब है कि हमारे शरीर को जिस तरीके के भोजन को या फिर व्यंजन की ज़रूरत पड़ती है या फिर खाने की ज़रूरत पड़ती है, हर साइंटिफिक तरीके से जब हम उस चीज़ को समझते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, हमारी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से या फिर हमारी ग्रोथ के हिसाब से, तो वो साइंस कहलाएगी फूड की। और न्यूट्रिशन भी एक तरह का साइंस ऑफ फूड है जहाँ पे प्लान करके हमारे फूड को जो होता है वो इनटेक उसका किया जाता है और उसकी रिलेशनशिप हमारे हेल्थ के साथ क्या होती है। जब हम इस चीज को समझते हैं तो ये भी हमारा हेल्थ के अंदर काउंट होता है। इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ इनटेक, खाने को खाना, एब्जॉर्प्शन, जब खाना एब्जॉर्ब होना शुरू होता है हमारे शरीर में, एसिमिलेशन, यही हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, इस न्यूट्रिशन का फिर खाने का जब यूज़ करना शुरू करते हैं तो वो एसिमिलेशन आ जाता है। एंड देन यूटिलाइजेशन, जब हमारे मसल्स में वो खाना पहुंचता है, मसल्स यूज़ करती है और हम प्रैक्टिकल वर्ड में उस मसल का यूज़ करते हैं तो वो यूटिलाइजेशन के अंदर आ गया। तो ये एक तरह का प्रोसेस है जिसको आप समझ सकते हैं न्यूट्रिशन का। सबसे पहले न्यूट्रिशन का इंटेक होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा यानी कि ऑर्गन्स उस फूड का यूज़ करना शुरू करेंगे एंड देन फाइनली जब मसल्स और ऑर्गन्स उस फूड का यूज कर लेंगे तो हम उसको यूटिलाइज करके कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी में या फिर जो भी एक्टिविटी हम करना चाहते हैं उसमें हम उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, ऑफ न्यूट्रिशन बाय द बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, एनर्जी, तो ये सारे काम न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिएंट करते हैं। गुड न्यूट्रिशन मींस कंज्यूमिंग अ बैलेंस डाइट। अच्छा न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? एक बैलेंस डाइट को कंज्यूम करना। बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है? जब हम जिस भी मात्रा में हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उस मात्रा में हम न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि कोई अगर लॉन्ग डिस्टेंस रनर वाला एथलीट है तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और वो लंबे टाइम तक आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, कोई अगर वेट लिफ्टिंग वाला है तो उसको प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। तो जब हम इस चीज़ को देख के अपनी डाइट को प्लान करते हैं तो ये हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है। ठीक है, डाइट क्या होती है? डाइट सिंपल होती है कि अगर आप किसी भी तरह से खाना खा रहे हैं, आप कोई भी चीज़ अगर खा रहे हो दिन में, अगर आप रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि वो मेरी डाइट है। लेकिन वो बैलेंस डाइट कब बनेगी? जब आप सही मात्रा में अपनी शरीर के हिसाब से कि कितनी कैलोरीज आपको कंज्यूम करने की ज़रूरत है, किस न्यूट्रिएंट की कैलोरी कंज्यूम करने की ज़रूरत है, तो फिर वो बैलेंस डाइट कहलाएगी। ठीक है, WHO की और कुछ डेफिनेशन यहाँ पे दी है। WHO की देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। सीधे सीधे ये जो डेफिनेशन है वो लिख के आ जाएगी, फिर आपसे बोलेंगे कि बताओ किसने दी है। तो WHO की न्यूट्रिशन जो डेफिनेशन है, दैट इज न्यूट्रिशन इज द इंटेक ऑफ फूड कंसिडर्ड इन रिलेशन टू बॉडीज डाइटरी नीड्स। ठीक है, तो हमारे डाइटरी नीड्स जो होती है उसके हिसाब से जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो वो न्यूट्रिशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, बाकी कुछ डेफिनेशन और दी, आप इनको रीड कर लेना। चलो कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं फटाफट। क्या करता है न्यूट्रिशन? प्रोवाइड्स एनर्जी, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे, मैं कार्ब्स लिख देता हूँ, कार्ब्स हमारे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। अगर आप लोगों ने एनर्जी सिस्टम पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहला हमारे ATP को यूज़ करने के बाद जो सबसे पहले यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में शुरू होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का शुरू होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको पता होगी। और फिर उसके बाद जो बाकी न्यूट्रिएंट होते हैं फिर उनका काम यहाँ पे यूज़ होना शुरू होता है। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो यही कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, यही हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। टिश्यू रिपेयर एंड रिकवरी, प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जहाँ पे प्रोटीन हमें हमारे टिश्यूज़ की रिपेयर और रिकवरी में हेल्प करता है। ठीक है,
इम्यून सिस्टम, इसमें भी प्रोटीन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको पता होगा अमीनो एसिड्स होते हैं, तो वो प्रोटीन से टूट के बनते हैं और ये अमीनो एसिड्स हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। फिर आइडियल बॉडी वेट, अगर आप सही बैलेंस डाइट लोगे या सही न्यूट्रिशन लोगे तो आपका जो बॉडी वेट है वो भी मेंटेन रहेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप फैट्स पे फैट्स कंज्यूम करे जा रहे हो, फैट्स यानी कि अनहेल्दी फैट कर रहे हो, हेल्दी फैट्स नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसके भी हम इन सारी चीज़ों की भी बात करेंगे इस यूनिट में, तो अगर आप उसको भी कंज्यूम कर रहे हो तो वहाँ से भी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, यानी कि आपका बॉडी वेट बढ़ सकता है। तो आइडियल बॉडी वेट रखने के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। फिर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस में जरूरी है, और डेफिशिएंसी डिसीजेस के लिए भी जरूरी है, यानी कि अगर आपको कोई डिसीज हो रहा है तो उससे बचने के लिए भी आपको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एनीमिया हो गया, जिसमें आपके विटामिन बहुत मदद करते हैं, रिकेट्स हो गया, विटामिन इसमें भी मदद करेंगे, स्कर्वी हो गया। तो बेसिकली विटामिन के बारे में है, कैसे विटामिन सी, डी और जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं ये आपको मदद करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, इसमें कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे बैलेंस न्यूट्रिशन की, तो ये कुछ नहीं है, बैलेंस डाइट है जो अभी हमने बात करी। एडिकेट इनटेक ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस, तो आप इसको बैलेंस डाइट बोलो या फिर बैलेंस न्यूट्रिशन बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, अब बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की। अब देखो, माल न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि लोगों को लगता है माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब कोई इंडिविजुअल सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, वो कमज़ोर हो जाता है, तो हम उसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। बट एक्चुअली में माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन जब आप सही मात्रा में नहीं लेते हो, वो ज़्यादा भी हो सकता है और वो कम भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप जो जनरली हम लोग स्कूल में सुनते हैं कि माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि खाना सही से नहीं मिला या सही मात्रा में खाना जब लोगों को नहीं मिलता है ना। लेकिन माल न्यूट्रिशन का ये भी मतलब होता है जब आप जरूरत से ज्यादा भी खा लेते हो, ओवर न्यूट्रिशन कर लेते हो, तो वो भी माल न्यूट्रिशन के अंदर काउंट होता है। ठीक है, यानी कि डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब अंडर न्यूट्रिशन, अगर आप कम न्यूट्रिशन ले रहे हो तो क्या क्या हो सकता है, स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, वेस्टिंग हो सकता है, और डेफिशिएंसी और डिसीजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब स्टंटेड ग्रोथ का क्या मतलब होता है, स्टंटेड ग्रोथ का आपका मतलब होता है आपका हाइट अकॉर्डिंग टू योर एज। ठीक है, यानी कि आपकी अगर हाइट आपके एज के हिसाब से नहीं बढ़ी है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका स्टंटेड कहलाता है या फिर स्टंटिंग कहलाता है। ठीक है, एक टर्म और भी होता है, मैं वो भी लिख देता हूं, इसको हम स्टंटिंग भी बोल सकते हैं, स्टंटेड ग्रोथ या फिर स्टंटिंग, ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। तो स्टंटिंग या फिर स्टंटेड ग्रोथ का क्या मतलब होता है, जब आपकी हाइट आपके एज के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ी हुई होती है तो हम उसको स्टंटेड ग्रोथ या फिर स्टंटिंग बोलते हैं। वेस्टिंग क्या होता है, जब आपका वेट आपकी हाइट के हिसाब से ना हो, जब आपका बॉडी वेट आपकी हाइट के हिसाब से ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आपका वेट आपकी एज के हिसाब से नहीं है तो हम उसको अंडर वेट बोल सकते हैं कि भाई एज में इतने ज्यादा हो लेकिन वेट आपका कम है, तो आप नॉर्मली उसको अंडर वेट बोलते हो। लेकिन वेस्टिंग का मतलब हो गया जब आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ डिसीजेस, जो बीमारी हमको हो सकती हैं अगर हम ओवर न्यूट्रिशन करेंगे, जरूरत से ज्यादा खाएंगे, तो ओबेसिटी आपको पता है क्या कंडीशन हो जाती है, जब हम ओवर वेट से भी ऊपर चले जाते हैं ना, जब हम BMI स्कोर 30 को क्रॉस कर जाते हैं तो ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है, डायबिटीज हमें हो सकती है, और हाइपर टेंशन यानी कि बहुत ज्यादा टेंशन हमको हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ माल न्यूट्रिशन के साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन। कोई स्पेसिफिक डेफिशिएंसी की वजह से न्यूट्रिशन, किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की वजह से अगर आपको डेफिशिएंसी, जैसे कि लैक ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी हो सकता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है या फिर रिकेट्स हो सकता है, विटामिन ए की कमी की वजह से आपको विजन में इशू हो सकता है, विटामिन सी की वजह से और आपको इम्यून सिस्टम में इश्यूज आ सकते हैं ना। तो ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की वजह से अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो वो आपका इसके अंदर काउंट करेगा। फिर है थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, ये क्या होता है, स्पेशल डाइट्स गिवन इन डिसीजेस, लो सॉल्ट डाइट इन हाइपरटेंशन। जब हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन के टाइम पे कोई न्यूट्रिशन किसी को देते हैं तो वो थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे कि आप लोग ने सुना होगा कि किसी को अगर मलेरिया होता है या डेंगू होता है तो उनकी प्लेटलेट्स डाउन होती हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें खिलाना शुरू करते हैं जिनसे हमारी प्लेटलेट्स इंक्रीज हो, है ना। हम कीवी खाते हैं, हम गोट मिल्क पीना शुरू करते हैं, तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन में इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। किसी को पेट का इशू होता है तो हम खिचड़ी खाना शुरू करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन के अंदर काउंट होगा। देन लास्ट है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, कस्टमाइज्ड डाइट फॉर एथलीट्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड रिकवरी। तो ये अभी हमने बात करी थी, कोई एंड्योरेंस वाला एथलीट है तो उसके में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे, कोई वेट लिफ्टिंग वाला एथलीट है तो उसके में प्रोटीन ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से आप जब पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के हिसाब से डाइट को प्लान करते हो, न्यूट्रिशन को प्लान करते हो, तो वो आपका इसके अंदर आता है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स इन डेली लाइफ की। तो फटाफट इसको देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। चिल्ड्रन नीड्स मोर प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन फॉर ग्रोथ। अब आपको पता है जो छोटे बच्चे हैं उनको भाई प्रोटीन चाहिए ताकि उनकी मसल स्ट्रांग हो, कैल्शियम चाहिए ताकि उनकी बोन स्ट्रांग हो, और विटामिन चाहिए ताकि जो बेसिक चीज़ें उनकी है वो उनको डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है, एडोलसेंट्स वाली एज में आके हमें हाई कैलोरीज और प्रोटीन चाहिए होता है क्योंकि हम एज में बढ़ रहे होते हैं, हमारी ग्रोथ हो रही होती है। जो अडल्ट लोग होते हैं उनको बैलेंस डाइट चाहिए होती है ताकि वो अपने वेट को मेंटेन कर सके और एनर्जी बॉडी में उनके रहे। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन जो होती है उनको एक्स्ट्रा आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड और प्रोटीन चाहिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ये बेसिक जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट करती रहती हैं, तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देन एल्डरली जो थोड़े से बूढ़े लोग हो जाते हैं, इनको ईजिली डाइजेस्टेबल फूड चाहिए, ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, लेस फैट चाहिए और मोर फाइबर चाहिए। ईजिली डाइजेस्टेबल फूड क्यों चाहिए? क्योंकि भाई अगर आप बूढ़े हो रहे हो तो आपके ऑर्गन्स थोड़े वीक हो रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें खाओ जो आराम से ऑर्गन्स पचा सकें। कैल्शियम चाहिए क्योंकि बोन्स वगैरह वीक होती है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो। देन एथलीट्स की बात करें तो नीड हायर कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन्स फॉर मसल रिपेयर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की हम बात कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स पे, एक एक करके हम सारे न्यूट्रिएंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो यहाँ पे नोट है, तो आप इनको देख सकते हो। ये जो नोट्स हैं ये आप परचेज कर सकते हो हमारे ऐप में जाके, वहाँ पे एलटी का आपको एक बैच मिल जाएगा। जब आप उस बैच को परचेज करोगे तो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप जब चाहो रिवाइज कर सकते हो, चाहो तो उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड एनर्जी, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 4 किलो कैलोरीज हमें देता है। तो इस चीज़ को ध्यान रख लो कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसके बाद मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेंटेन करने में कार्बोहाइड्रेट्स मदद करता है, हमारी ब्रेन के लिए और हमारी मसल्स के लिए। आपको पता है कि हमें जो फर्स्ट जो हमारा एनर्जी सिस्टम काम करता है, एनारोबिक सिस्टम जो हमारा काम करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज की मदद से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट अपना पार्ट प्ले करता है। ठीक है, फिर प्रोवाइड डाइटरी फाइबर, जो आपके स्टूल्स वगैरह होते हैं उसका ईजिली एक्सक्रीट करना या डाइजेशन का जो पार्ट होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मदद करता है एज अ डाइटरी फाइबर। डाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन से मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, स्टोर्ड इन द बॉडी एज ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है मसल्स और लीवर में। अब लीवर में अराउंड ये 100 ग्राम स्टोर होता है, और मसल्स में आपके 300 टू 400 ग्राम तक ये स्टोर होता है। अप्रॉक्स 500 ग्राम जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है। ये इंक्रीज कर सकता है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। ठीक है, जिसमें 500 में अराउंड 400 अप्रॉक्स जो आपका है वो आपका मसल्स में चला जाता है, सेव स्टोर रहता है, और 100 या थोड़ा सा उससे कम आपका लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। सोर्सेज क्या हो सकते हैं? राइस हो सकता है, चावल, वीट, मेज, पटेटोज, फ्रूट, शुगर, हनी। डेफिशिएंसी क्या होगी कि भाई फटीक, थकान हो सकती है, वीकनेस लग सकती है, कैटोसिस आपको हो सकता है। ठीक है, एक्सेस में ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज और डेंटल केरीज यानी कि माउथ के आपको इशू इसमें हो सकते हैं। माउथ के इशू कैसे हो सकते हैं भाई? कि अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा चीज़ें खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, है ना, ये शुगर, हनी खा रहे हो, तो उससे क्या होता है हमारी जो एक लेयर होती है, जो कैल्शियम की लेयर है, फॉस्फोरस की लेयर है तो हमारे टूथ में, तो वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाती है इनकी वजह से। तो एज एन एसिड ये सब काम करते हैं और उनको रिमूव करते रहते हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से आपको डेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। सबसे पहले आपका आता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आसान भाषा में पहले समझ लो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में जल्दी पच जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं कम टाइम के लिए, लेकिन अच्छे लेवल की एनर्जी ये हमें देते हैं। वहीं पे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पचने में टाइम लेते हैं लेकिन हमें लंबे टाइम तक एनर्जी देते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हम जब खाते हैं तो हमें बहुत छोटे टाइम के लिए एनर्जी देते हैं लेकिन जल्दी से एनर्जी देते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पचने में टाइम लेते हैं लेकिन लंबे टाइम तक हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो चॉकलेट हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो एथलीट्स होते हैं या फिर जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो चॉकलेट कंज्यूम करते हैं खेलते टाइम। हनी हो सकता है, कैंडीज हो सकता है या टॉफीज आप बोलो, है ना, ये हो सकता है। तो ये बेसिकली आपके कुछ जो आपकी ड्रिंक्स होती हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक जो आती हैं वो सब हो सकता है। तो ये क्या है? ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं जो जल्दी से पच जाते हैं आपकी बॉडी में और फटाफट आपको एनर्जी देते हैं। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, क्विक टू डाइजेस्ट, प्रोवाइड रैपिड एनर्जी। ठीक है, अब इसमें देखो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में दो टाइप है, एक मोनोसैकेराइड है, एक डाइसैकेराइड है। बहुत सिंपल सा मतलब है। मोनोसैकेराइड का क्या मतलब है? सिंगल शुगर यूनिट्स। ठीक है, और डाइसैकेराइड्स का मतलब है 2 शुगर यूनिट। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग कभी भी जैसे ये चॉकलेट, हनी और कैंडी कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो ये सब क्या है? ये हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इसीलिए हैं क्योंकि इनके अंदर सिंगल शुगर यूनिट है या फिर 2 शुगर यूनिट है, तो इनको बॉडी में पचने में ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक्चुअली में उसी फॉर्म में होते हैं जिसमें हमारी
बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये फटाफट हमारी बॉडी में जाते हैं, फटाफट डाइजेस्ट हो जाते हैं और तुरंत हमको एनर्जी देना शुरू करते हैं। वहीं जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं उसमें ये जो शुगर यूनिट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल होते हैं, 10 से 9 से ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पचने में वो टाइम लेते हैं, लेकिन एनर्जी फिर हमें ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो इसमें मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल देखो क्या क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। ग्लूकोज क्या है, मेन एनर्जी सोर्स होता है, इसलिए हम लोग जो ग्लूकॉन डी वगैरह पीते हैं देखो कितना ज़्यादा हेल्प हमें करता है। फ्रुक्टोज आपकी फ्रूट शुगर हो सकती है, गैलेक्टोज हमें मिल्क के अंदर मिलता है। डाइसैकेराइड्स में देखो सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। सुक्रोज क्या है, देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन है। लैक्टोज आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन है, और माल्टोज आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो सिंपल सा है, लैक्टोज वाला तो याद हो जाएगा, देखो ग्लूकोज तीनों में ही है। ठीक है, एक अच्छी चीज ये हो गई कि ग्लूकोज तीनों में है। लैक्टोज बनने के लिए ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो इसमें देखो पहले लैक्टोज आपको मिल गया तो लैक्टोज वाला आपको याद हो जाएगा। एक माल्टोज याद कर लो कि इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ही रहता है, तो बचा क्या, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा, तो इस चीज को आप जरूर याद कर लेना। ठीक है, फिर है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या आएगा, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स भी एक टर्म होता है जो कि आपके ये जो अभी हमने यहाँ पे देखा ना, ये डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बीच में आता है, लेकिन इतना ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स में लाई कर जाते हैं, तो हम लोग पॉलीसैकेराइड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी ओलिगोसैकेराइड्स याद रख लो कि वो भी एक काइंड ऑफ इनके बीच में आता है, जिसमें आपके जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 से 8 या 3 से 9 ऐसे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और सेलुलोज हो गया, इनको आप याद कर लो, ये बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल याद कर लो, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ठीक है, चलो बाकी इसमें इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो प्रोटीन्स की बात करते हैं। नोन एज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, हमारी बॉडी बिल्डिंग, हमारी जो मसल्स होते हैं उनको रिपेयर करने में, उनको बिल्ड करने में प्रोटीन जो है डायरेक्टली हमें मदद करते हैं। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, मसल, स्किन एंड ऑर्गन्स। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, ये केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसको एनहांस करने में, उसको तेज करने में मदद करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स हो गए, ये भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, आपको पता है अलग अलग, जैसे हमारे मूड हो गया, खाना हो गया, नींद हो गई, तो हमारे हार्मोन सब मैनेज करते हैं। एंड देन एंटीबॉडीज, जो हमारे अभी हमने ऊपर देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमें मदद करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में और हमें फॉरेन एजेंट से लड़ने में मदद करने के, तो एंटीबॉडीज भी हमारे यही बनाते हैं। ठीक है, फिर मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस, तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है, जनरली एक टर्म आप अगर याद कर पाओ तो आप याद कर लो। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या होता है, जनरली इसमें प्रोटीन मदद करता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, हमारी नर्व्स के अंदर वाटर को होल्ड करने में मदद करता है, यानी कि हमारी जो नर्व्स हैं उसके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर ही होता है जो इस वाटर को यहाँ पे इन वॉल्स के अंदर होल्ड करने में मदद करता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो ये पानी जो है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ लीक करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और इसमें भी प्रोटीन जो होता है वो हमारी मदद करता है। और फिर हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने में भी प्रोटीन मदद करता है, यानी कि हमारी जो पीएच वैल्यूज होती हैं उसको मेंटेन करने के लिए। अब इसमें एक टर्म और है, एक बफर करके टर्म होता है। ठीक है, तो बफर एज अ प्रोटीन एज अ बफर काम करता है, जहाँ पे ये जो पीएच वैल्यूज होती हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग चीज़ों की, ब्लड की हो गई, किसी ऑर्गन की हो गई, किसी फ्लूइड की हो गई, एसिड की हो गई, तो उनमें एसिड और बेस का बैलेंस बनाने में भी प्रोटीन हमारी मदद करता है। ठीक है, सोर्सेस क्या क्या हो गए, मिल्क हो गया, एग्स, फिश, मीट, ये आप रीड कर लेना। डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, तो भाई एक देखो क्वार्शिकोर हो सकता है और एक मरासमस, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद कर लेना। एक्सेस से क्या हो सकता है, किडनी के ऊपर बर्डन आ सकता है, डिहाइड्रेशन भी आपको हो सकता है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज्यादा पानी यूज करता है खुद को प्रोसेस करने के लिए। तो अगर आप चिकन वगैरह, मीट वगैरह बहुत ज्यादा खाते हो तो आपको प्यास भी बहुत ज्यादा लगती होगी, है ना, तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन भी पड़ सकता है। ठीक है, तो प्रोटीन का ये हमने बात कर ली। फैट्स, जिसको हम लिपिड्स भी बोल सकते हैं, क्या होता है, कंसंट्रेटेड एनर्जी सोर्स होता है और 1 ग्राम में 9 कैलोरीज मिलती है। प्रोटीन का आई थिंक यहाँ लिखा नहीं है, तो प्रोटीन में भी आपको 1 ग्राम में 4 कैलोरीज मिलती हैं। ठीक है, 4 किलो कैलोरीज आपको प्रोटीन में भी मिलती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में सेम हो गया, 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज, और फैट्स में आपका 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज एनर्जी आपको मिलती है। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, अभी हम इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स की भी नीचे बात करेंगे। प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, इंसुलेट करने में और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए आप लोग ने कभी सुना होगा कि एक
परसेंटेज होता है जिसमें आपका जो बॉडी फैट है उतना फैट परसेंटेज आपकी बॉडी में होना चाहिए। इतना भी ज़्यादा फैट परसेंटेज नहीं काट लेना चाहिए कि आपके रिब्स, आपके बोन्स और आपके ऑर्गन्स जो है वो ओपन हो जाएं और एकदम स्किन से टच करने लगें, ताकि अगर आप फिर क्या होगा, अगर आपको कोई पंच करेगा या आपको गलती से चोट लगेगी या फिर कहीं से अगर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा तो आपके ऑर्गन्स भी हर्ट हो सकते हैं, आपकी बोन्स हर्ट हो सकते हैं। इसीलिए एक अमाउंट ऑफ फैट की लेयर जो है वो हमारे बॉडी पे होनी चाहिए ताकि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, सोर्सेस क्या है, बटर है, घी है, ऑयल्स है, नट्स है, सीड्स, फिश है। डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, स्किन ड्राई हो सकती है, ग्रोथ कम हो सकती है। और विटामिन हमारे जो है, ये जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है, चलो इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। विटामिन आपको पता है हमारे क्या क्या होते हैं, एक ए होता है, ठीक है, एक बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई और के। ठीक है, ये विटामिन हमारे हैं। बी वाले में बहुत सारे होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स से पूरा होता है, अभी हम इसको देखेंगे। तो इसमें हमारे जो 4 विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। और इनको याद करने की एक ट्रिक क्या है, इनको ऊपर से नीचे मत पढ़ो, इनको नीचे से ऊपर पढ़ो। KEDA, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं KEDA तो ये क्या बन गया, कीड़ा। ठीक है, और इससे आप याद कर लो, कीड़ा टर्म से याद कर लो, KEDA, ये हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। और ये जो बी और सी हमारे बच्चे, ये हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अभी हम इसको नीचे देखेंगे। ठीक है, चलो। टाइप्स ऑफ फैट में आपका एक अनसैचुरेटेड फैट है और दूसरा आपका सैचुरेटेड फैट्स होता है। अनसैचुरेटेड फैट्स आपके हेल्दी फैट्स होते हैं और आप इनको बोल सकते हो कि ये सॉलिड, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ये नहीं होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं ये हमारे लिए थोड़े से नुकसानदायक होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखना क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स यानी कि हेल्दी फैट्स। इसमें 2 टाइप हैं, एक है मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। फिर से वही बात है, मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे बात हो रही है, एक में एक मॉलिक्यूल है, एक में थोड़े ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में ऑलिव ऑयल हो गया, नट हो गया, एवोकाडो हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। पॉली अनसैचुरेटेड में सनफ्लावर ऑयल हो गया, फैटी फिश हो गया, फिर वॉलनट्स हो गए। तो ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं। सैचुरेटेड फैट देखो, बटर, घी, रेड मीट, फुल फैट डेयरी, कोकोनट ऑयल, ये सब क्या है, हमारे सैचुरेटेड फैट्स हैं। और अगर इनको हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये LDL को ही बढ़ा देता है। जो हमारे लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं, ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल भी 2 टाइप का हो गया, एक LDL हो जाता है और एक HDL हो जाता है। ठीक है, ये हमारा लो डेंसिटी है और ये हाई डेंसिटी है। तो हाई डेंसिटी वाला जो होता है ये गुड होता है, ये हमें कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, और ये वाला जो होता है ये हमारे लिए बैड होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे सैचुरेटेड फैट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो LDL इससे बढ़ता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और फिर यही मेनली कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आपके जो आर्टरीज होती है उनको ब्लॉक करता है, फिर आपको हार्ट इश्यूज होते हैं। वो आता था ना सफोला का ऐड, 0 कोलेस्ट्रॉल ऑयल और ये और वो फलाना फलाना, तो ये उसी का एग्जांपल है। ठीक है, फिर ट्रांस फैट, ये कंप्लीटली अनहेल्दी होते हैं। ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, फाउंड इन फ्राइड फूड्स, बेकरी आइटम्स, मार्गरीन और प्रोसेस्ड स्नैक्स। तो हमारे जो भी फ्राइड फूड्स होते हैं, जो भी आप बाहर जाके समोसे मुझसे खा रहे होते हो, वो ट्रांस फैट के अंदर आता है। ठीक है, LDL को बढ़ाते हैं और HDL को कम करते हैं। ठीक है, तो देखो कितना ज्यादा ये है कि लो डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं जो कि नुकसानदायक है, जो एक्चुअली में बैड है उसको बढ़ा रहे हैं, और जो HDL जो एक्चुअली में नेचर से गुड है उसको कम भी कर रहे हैं। तो ट्रांस फैट कितना ज्यादा नुकसानदायक होता है ये आप देख सकते हो। ठीक है, विटामिन की बात करते हैं फटाफट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, तो छोटे छोटे अमाउंट पे हमें चाहिए होता है। अच्छा, एक चीज मैं शायद आपको बताना भूल गया हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शायद लिखा नहीं था क्या, एक मिनट, मैंने आपको शायद मैक्रोन्यूट्रिएंट, हाँ यहाँ देखो लिखा है, मैंने आपको बताना भूल गया। देखो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, फटाफट बता देता हूँ। एक मैक्रो, वैसे आपको पता होगा, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा। माइक्रो का क्या मतलब होता है, बहुत कम। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए होती है। और कौन कौन से होते हैं, पहला हो गया कार्ब्स, दूसरा हो गया फैट्स और फिर हो गया प्रोटीन। ठीक है, तो ये वो 3 हैं जो कि हमें हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए, एक हो गया विटामिन और एक हो गया मिनरल्स। ठीक है, ये हमें कम मात्रा में हमारी डाइट के अंदर चाहिए होते हैं और ये अपना काम जो होता है वो अपना काम ये बखूबी निभाते हैं। ठीक है, चलो विटामिन पे आ गए थे ना। ठीक है, तो विटामिन क्या है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन, अभी हमने ऊपर बात करी थी ना, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या थे, कीड़ा, KEDA। ठीक है, ये हो गया। अब विटामिन ए किस चीज में हमें मदद करता है, विजन और ग्रोथ और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में। अगर विटामिन ए की कमी होती है
तो इसको क्या होगा, आपको नाइट ब्लाइंडनेस इससे हो सकती है, ठीक है। और विटामिन ए का, अब वैसे नीचे नाम लिखे हैं साइंटिफिक नेम, लेकिन विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। और कंफर्म है कि न्यूट्रिएंट चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने, कुछ भी आ सकता है। फैट सॉल्युबल विटामिन पूछ लेगा, सारे विटामिन के नाम दे देगा, पूछ लेगा इसमें से बताओ कौन से 2 3 4 विटामिन हैं। कोई भी विटामिन का साइंटिफिक नेम पूछ लेगा, जो कि बहुत कॉमन सी चीज है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का काम पूछ लेगा, कितनी कैलोरीज देते हैं पूछ लेगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा इस यूनिट से, जो कि मुझे पता है, ठीक है। फिर विटामिन डी की बात करते हैं तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और बोन हेल्थ में मदद करता है। डेफिशिएंसी अगर होती है तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ये आपकी बोन्स की बीमारियां होती हैं, ठीक है। फिर विटामिन ई आपका एंटीऑक्सीडेंट में काम करता है, सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। डेफिशिएंसी से न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और हेमोलाइसिस भी हमें हो सकता है। हेमोलाइसिस बेसिकली होता है जब हमारी आरबीसी रप्चर होने लगती है, जब हमारी आरबीसीज में ब्रेकडाउन होने लगता है और लीक करने लगता है ब्लड हमारी बॉडी के अंदर, तो फिर वो हमारा हेमोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। फिर विटामिन के ब्लड नहीं लीक करने लगता है, एक्चुअली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीक होने लगते हैं, तो वो आपका हेमोलाइसिस कहलाएगा। फिर विटामिन के आपका ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है। और अगर डेफिशिएंसी होगी तो लंबे टाइम तक आपको ब्लीडिंग होती रहेगी। आपने देखा होगा कि कभी भी आपको कट लगता है तो थोड़ी देर बाद वहां पे खून जो होता है वो सूख जाता है और वो ब्लड का फ्लो जो है बाहर आता है, जो रोक देता है। तो वो विटामिन के हमारा काम करता है, जो कि ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो लंबे टाइम तक फिर आपको ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। इसके बहुत सारे काम होते हैं, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, नर्वस सिस्टम फंक्शन, मेन इसके 2 काम होते हैं। डेफिशिएंसी से आपको बेरी पेलेग्रा और एनीमिया, एनीमिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपकी आरबीसीज कम होने लगती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी कंडीशन होती है। एनीमिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी से अगर पूछता है तो बेरी पेलेग्रा और एनीमिया, इन्हीं तीनों में से पूछता है कि विटामिन बी की कौन सी डेफिशिएंसी होती है। और विटामिन सी क्या होता है, कोलेजन सिंथेसिस, वुंड हीलिंग और इम्यूनिटी। बेसिकली इम्यूनिटी विटामिन सी का मेन काम है और डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी होने लगता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, आपको इसमें याद करने पड़ेंगे और साथ ही साथ ये इनके हैं साइंटिफिक नेम्स, ये तो आपको एकदम याद करना है। अभी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं जिससे आपको ये याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। विटामिन ए, रेटिनॉल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे देखो विटामिन ए आप कैसे याद कर सकते हो कि हमें विजन में हेल्प करता है। आपको पता होगा आईज में हमारे रेटिना होता है, हमने पढ़ा था, तो इसी रेटिना से आप रेटिनॉल याद कर लो, ठीक है। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल बोलते हैं, ये याद करना पड़ेगा। विटामिन के को हम फाइलोकिनिन बोलते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद कर पाओगे क्योंकि देखो कितने सारे सी हैं, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो ये आपको याद हो जाएगा। इतने सारे सी हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड हमारा विटामिन सी हो गया, बट इसको याद कर लो अच्छे से बैठ के तो अच्छा है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ विटामिन के जो नाम है उनको याद करने की, या फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन का नाम क्या है, विटामिन B3 का नाम क्या है, तो देखो एक छोटी सी ट्रिक याद करो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। द रोहित एंड पंत प्लेड बेस्ट फास्ट क्रिकेट, ठीक है। ये याद हो जाएगा, द रोहित एंड पंत प्लेड बेस्ट फास्ट क्रिकेट, ये वही है, रोहित शर्मा है, ऋषभ पंत है। द रोहित एंड पंत प्लेड बेस्ट फास्ट क्रिकेट, ये याद हो गया। अब देखो द के टी से आपको थाइमिन याद आ जाएगा, ठीक है, विटामिन B1। B2 रोहित के आर से राइबोफ्लेविन आपको याद हो जाएगा। B3 एन से नाइसिन याद हो जाएगा। फिर B4 नहीं होता, ध्यान रखना, B5 आता है, तो पंत से पैंटोथेनिक एसिड हो गया, इसमें भी देखो पंत स्टार्टिंग में आ गया। B6 के प्लेट से पैराडॉक्सिन हो गया, इसको याद करो। B7 के बेस्ट से बायोटिन है। फिर B9 आता है, फास्ट से फॉलिक एसिड है या फॉलेट है। और B12 से क्रिकेट से कोबलमीन है। यानी कि शुरू के जो अल्फाबेट है इनसे आपको याद करना पड़ेगा, एक काइंड ऑफ निमोनिक है जो कि आपको हेल्प करेगा विटामिन को याद करने में, तो इसको याद कर लो। एटलीस्ट अगर आपसे पूछ लिया गया कि विटामिन B6 का नाम बताओ तो आप याद कर लोगे द रोहित एंड पंत प्लेड, तो पी से आपको याद आ जाएगा कि पैराडॉक्सिन है, और एक जो पी और है उसमें पंत में पैंटोथेनिक एसिड होता है, ठीक है। तो पैंटोथेनिक एसिड में पंत है तो आप इससे याद कर लोगे। बाकी कोई और अगर पूछा B9 पूछा तो फिर से लिख लो द रोहित एंड पंत प्लेड बेस्ट फास्ट, तो फास्ट के F आपको मिल जाएगा जिससे आपको फॉलिक एसिड आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिक से याद करो तो थोड़ी सी आपको हेल्प होगी। मिनरल्स की बात करते हैं फटाफट।
इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है बॉडी फंक्शंस में हेल्प करने के लिए, ये भी आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट का ही पार्ट होता है, ये हमने ऊपर देख लिया था। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लो। कैल्शियम है, ये किस में मदद करता है? बोन्स, टीथ और मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी कि कैल्शियम उसमें रिलीज होता है, उसके बाद ही हमारा जो बाकी का आगे का जो प्रोसेस होता है मायोसिन और एक्टिन का, वो कैल्शियम की मदद से ही होता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स, वही विटामिन डी वाली सेम स्टोरी यहाँ पे आ जाएगी। फिर आयरन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में मदद करता है, डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया की हमने बात कर ली। आयोडीन थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन होता है, डेफिशिएंसी से गॉइटर या फिर क्रेटिनिज्म हो सकता है। गॉइटर बहुत कॉमन से आपने देखा होगा, जब लोगों के यहाँ पे थोड़ा सा ये हिस्सा जो है स्वेल कर जाता है, काइंड ऑफ आपने देखा होगा, जैसे फूल जाता है, तो वो आपका गॉइटर हो गया। फिर फॉस्फोरस बोन एंड टीथ स्ट्रक्चर, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। सोडियम पोटेशियम फ्लूइड बैलेंस में मदद करता है, नर्व इंपल्सेस और मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये भी मदद करेगा। एंड देन लास्ट में जिंक ग्रोथ, वुंड हीलिंग और इम्यून सिस्टम में मदद करता है। तो ये आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, अगर आपको मैच करने के लिए आ गया या फिर पूछ लिया गया तो आप इसको आंसर कर पाओ, ठीक है। फिर वाटर की बात कर लेते हैं, तो अबाउट 60 to 70% बॉडी वेट हमारे कवर करता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है थ्रू यूरिन एंड स्वेट, और ब्लड वॉल्यूम और सर्कुलेशन को भी मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। ब्लड के साथ वाटर मिलता है और फिर यही वाटर न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग जगह पहुंचाने में ब्लड के साथ फिर पहुंचाता है, ठीक है। डेफिशिएंसी से डिहाइड्रेशन और वीकनेस हमें हो सकता है, ये आपको पता है। लास्ट में डाइटरी फाइबर है जिसको हम रफेज बोलते हैं, ठीक है। नॉन डाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ फूड, सेलुलोज, लिग्निन या पेक्टिन। तो हमने सेलुलोज में ऊपर देखा था जो पॉलीसैकेराइड्स वाला पार्ट था, तो नॉन डाइटरी ये आपका एक काइंड ऑफ फाइबर हो जाता है, नॉन डाइजेस्टेबल आप बोल सकते हो। डाइटरी फाइबर जो कि डाइजेस्ट नहीं कर पाती बॉडी और स्टूल के फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। फंक्शंस क्या है? इंप्रूव्स बोल मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। बोल का मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ आपका पूरा पेट, और आप समझ रहे हो कि कौन सा हिस्सा है कि जो बाहर जो आता है उसके मूवमेंट में हेल्प करता है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, ठीक है। स्टूल को बाहर लाने में मदद करता है। फिर कंट्रोल्स ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो पानी तो देखो बहुत कॉमन सा है, सॉरी डाइटरी फाइबर्स बहुत कॉमन से है कि ब्लड शुगर को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। वेट मैनेजमेंट में भी ये मदद करता है आपको, ठीक है। और सोर्सेज क्या हो गया? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स, इसके कॉमन से होते हैं। फ्रूट्स आपको बोला जाता है कि छिलके के साथ फ्रूट्स खाओ, इसलिए देखो आप लोग को बोला जाता है कि जूस इतना ज्यादा मत पियो, जो हम लोग शेक्स वगैरह पीते हैं मत पियो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि छिलका बाहर निकल जाता है और हमें फाइबर के नाम पे कुछ नहीं मिलता। इसलिए आप रॉ फ्रूट्स खाओ ताकि जो छिलके हैं वो भी आपके पेट में जाए, ताकि आपको फाइबर भी उससे मिले, ठीक है। चलो फटाफट ये न्यूट्रिएंट वाला पार्ट हो गया। पर्सनल हाइजीन फटाफट देख लेते हैं, बहुत बेसिक सा है। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है? पर्सनल हाइजीन रिफर्स टू द प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स दैट इंडिविजुअल्स फॉलो टू मेंटेन क्लीननेस एंड हेल्थ। तो पर्सनल हाइजीन का क्या मतलब हो गया कि जो आदतें हम फॉलो करते हैं अपने आसपास और खुद की साफ सफाई रखने के लिए, तो वो पर्सनल हाइजीन हो गया। इट इज अ की फैक्टर इन प्रिवेंटिंग डिसीजेस, बीमारियों से बचते हैं। वेलबींग अच्छी होती है। एनहांसिंग सोशल एंड एक्सेप्टेंस, तो लोग हमें भी हमसे मिलना मिलना पसंद करते हैं। इट इन्वॉल्व्स कीपिंग द बॉडी, क्लोथिंग एंड एनवायरनमेंट क्लीन, तो जितनी भी आसपास की चीज़ें हैं, हमारी बॉडी है, हमारे कपड़े हैं, साफ रहते हैं, ठीक है, जिससे इन्फेक्शन नहीं होता और ओवरऑल हेल्थ भी हमारी अच्छी रहती है। इसमें भी WHO की डेफिनेशन है, हाइजीन रिफर्स टू कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, ठीक है। तो क्या क्या बोला इन्होंने? हाइजीन रिफर्स एक ऐसी कंडीशन होती है या फिर एक ऐसी प्रैक्टिस हो सकती है जो हम डेली यूज करते हैं, फिर डेली करते हैं उसको, जो कि हमारी हेल्थ को और डिसीजेस को फैलने से या फिर हमें भी डिसीजेस लगने से मदद करती है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में पर्सनल हाइजीन इज द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग क्लीननेस ऑफ द बॉडी एंड पर्सनल सराउंडिंग्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस से बचता है, आप साफ सफाई रखोगे तो कम्युनिकेबल डिसीजेस नहीं होंगे, ठीक है। हेल्दी बॉडी सिस्टम्स, आपके जो सिस्टम्स हैं, स्किन है, टीथ है, आईज है, हेयर है, ये सब साफ रहेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सोशल एक्सेप्टेंस, सुबह नहा धो के जब जाते हो स्कूल तो या कॉलेज जाते होगे, तो अगर जाते हो तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता रहेगा, एक अच्छी स्मेल आपके अंदर आती है और आप भी फ्रेश फील करते हो, ठीक है। वर्क एफिशिएंसी एंड कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है क्योंकि आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। बॉडी अडोर और डिस्कम्फर्ट से बचते हो, ठीक है, जो स्मेल आती है बॉडी सब उससे बचोगे, प्रिवेंट करोगे उससे, ठीक है। कंट्रीब्यूट्स टू मेंटल वेलबींग, आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हो, स्ट्रांग रहते हो और अच्छा सोच पाते हो, और अच्छी लाइफ लॉन्ग हैबिट्स आपकी चाइल्डहुड से बन जाती है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस देख लेते हैं। सबसे पहला स्किन हाइजीन हो गया,
तो स्किन हाइजीन में क्या आ गया कि डेली बात करने से स्वेट, डर्ट और जर्म्स हट जाएंगे, ठीक है। माइल्ड सोप और क्लीन वाटर यूज़ करो। कीप स्किन ड्राई टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शंस। आपने देखा होगा हमारे पैर में कितने ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पैर स्वेट की वजह से हमारी स्किन वहाँ से निकलने लगती है। तो किसी भी पार्ट को, क्योंकि देखो पैर में हमारे पसीना होता है, अंधेरा होता है, तो वो जर्म्स के लिए बेस्ट जगह होती है जहाँ पे अंधेरा होता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए अपनी स्किन को ड्राई रखो ताकि फंगल इन्फेक्शन आपको ना हो। वेयर क्लीन एंड ब्रीथेबल क्लोथ्स, तो ऐसे कपड़े पहनो जो कि साफ हो और ब्रीथेबल हो। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े मत पहनो, थोड़े से लूज पहनो ताकि आपकी स्किन इजीली ब्रीथ कर पाए, ठीक है। फिर है ओरल हाइजीन या फिर डेंटल केयर। ब्रश करने के लिए है, ठीक है। टूथपेस्ट यूज़ करो, माउथ को साफ करो, रेगुलर डेंटल चेकअप्स कराओ, ठीक है। इसी चीज़ें आप समझ जाओगे, फटाफट मैं रीड कर देता हूँ। फिर हेयर केयर है, रेगुलरली धो, डैंड्रफ निकालो। स्कैल्प जो आपका होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है बीच में स्कैल्प जो आपको दिखता होगा, जिसको मांग बोलते हैं जनरली, आई थिंक हिंदी में, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो उस चीज़ को साफ रखो। ग्रूमिंग करो, ट्रिमिंग करो, ठीक है। हैंड एंड नेल हाइजीन, वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। नेल्स को ट्रिम रखो, काट के रखो। तभी स्कूल में पीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होते थे, उस समय हम पीटी टीचर ही बोलते थे, पर फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होते हैं वो फिर निकाल के बाहर फिर मार पड़ती है। प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ फूड बॉर्न एंड इन्फेक्शन डिसीजेस, तो कोई भी ट्रांसमिशन या फिर फूड बॉर्न डिसीज इन्फेक्शन जो होता है वो भी ट्रांसफर या फिर आपको नहीं लगेगा। फिर आई हाइजीन, आइस को धो, ठीक है। डस्ट से, स्मोक से और स्ट्रॉन्ग लाइट से बचाओ, और रबिंग या फिर टचिंग आइस की आपको नहीं करनी चाहिए। ईयर हाइजीन, क्लीन आउटर ईयर विद अ सॉफ्ट क्लॉथ, अवॉइड इंसर्टिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स, तो कुछ भी शार्प नहीं डालना है कान में। सीक मेडिकल हेल्प फॉर ईयर पेन और डिस्चार्ज। फिर फुट हाइजीन में, वॉश फीट डेली एंड कीप देम ड्राई। चेंज सॉक्स रेगुलरली टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शंस। एथलीट फुट जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो इससे आप बचोगे ताकि आप अपने सॉक्स अगर चेंज करोगे। टो नेल्स को ट्रिम करो। फिर क्लोथिंग हाइजीन है, वेयर क्लीन क्लोथ्स डेली, अंडरगारमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज करो, रेगुलरली चेंज करो। वॉश क्लोथ्स प्रॉपरली एंड ड्राई देम इन सनलाइट, तो सनलाइट में क्लोथ्स को सुखाना ज़रूरी होता है। जनरली क्या होता है कि लोग धो के रूम में डाल देते हैं, बट सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जो जर्म्स होते हैं फिर सनलाइट ही उनको मार सकता है, ठीक है। फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन में, फीमेल्स के लिए यूज़ क्लीन सैनिटरी पैड्स, टेम्पन्स एंड चेंज रेगुलरली। वॉश जेनिटल एरिया प्रॉपरली, डिस्पोज ऑफ सैनिटरी प्रोडक्ट सेफली, प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सी बातें। फिर स्लीप और रेस्ट का हाइजीन में 7 से 8 घंटे नींद चाहिए आपको। प्रॉपर बेड टाइम रूटीन होना चाहिए, क्लीन स्लीपिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। इंश्योर फिजिकल एंड मेंटल रिफ्रेशमेंट, तो स्लीप से क्या होता है, फिजिकली और मेंटली आप फिट रहते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आई थिंक ये लास्ट पार्ट था। अच्छा, एक और है। प्रैक्टिसेस क्या है, डेली बाथिंग एंड ओरल केयर देख लिया हमने। बैलेंस डाइट होना चाहिए, एडिकेट वाटर इनटेक होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी करो, रेस्ट एंड स्लीप होनी चाहिए। हार्मफुल सब्सटेंसेस से दूर रहो, टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स से दूर रहो, ठीक है, रहो दूर। सीकिंग मेडिकल हेल्प व्हेन नेसेसरी, तो कभी भी जरूरत पड़े तो सीख करो, ठीक है भाई। टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स जो ना, पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग कंज्यूम करते थे और बोलते कि देखो हमें कुछ नहीं होता, उनको भी होता था, पर उनका कहना होता था कि हमें कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो पहले के ज़माने में मिलावट नहीं थी, है ना। पहले के ज़माने में किसी भी चीज़ में मिलावट नहीं थी। हमारे घर में आज भी जो अलमारियां हैं, बाबा के ज़माने के जो बेड हैं वो आज भी टिके हुए हैं, बल्कि जो नए बेड हैं वो जल्दी ख़राब हो गए, जो अलमारियां थी उनमें जल्दी जंग लग गया। तो पुरानी चीज़ें जो होती थी ना, वो ठीक बनती थी, उनको सही तरीके से बनाया जाता था। आज के टाइम में मिलावट इतनी ज़्यादा है कि जो चीज़ एक्चुअली में ख़राब है उसको और ही ज़्यादा ख़राब कर दिया है ना। तो थोड़ा सा इनसे दूर रहो, इन सब चीज़ों से, ताकि आप सेफ रहो, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं भाई, अगर आप पुअर पर्सनल हाइजीन करोगे? इन्फेक्शन या डिसीज हो सकते हैं, सांस बदबू आ सकती है, बॉडी ओडोर, आपके बॉडी से बदबू आ सकती है, डेंटल में, दांत में कैविटी लग सकती है, सोशल रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है, लोग आपके आसपास रहना पसंद नहीं करेंगे, लो सेल्फ स्टीम, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, रिड्यूस्ड वर्क एंड लर्निंग एफिशिएंसी, आप काम नहीं कर पाओगे सही से, चीज़ें सीख नहीं पाओगे, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको लंबे टाइम तक हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसमें आपको स्किन डिसीजेज हो गए या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स भी आपको हो सकते हैं अगर आप साफ सफाई बॉडी में नहीं रखोगे तो, ठीक है। चलो, ये है दी एंड। हेल्थ एजुकेशन वाला जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हुआ। जल्दी हम कोई नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई फीडबैक है तो आप लिख सकते हो, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और नेट वाले बैच को फटाफट ज्वाइन कर लो ताकि आप वहाँ पे भी अच्छा स्कोर करो। ध्यान रखो अपना, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।